साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी एवं विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। साथियों, आज बात करता हूं, कुछ अहम टॉपिक पे ये वीडियो बनाना पड़ गया क्योंकि कल हमारे पास कुछ लोग भी आए थे और कुछ कॉल्स भी आई थी। इसको अकॉर्डिंग आपको ये वीडियो बना के डाल रहा हूं। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, अन्यथा आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। मेरा इस वीडियो का बनाने का ये उद्देश्य कतई नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़ें या आप हमसे कुछ वो चाहें अपेक्षा रखते हो तो आप हमसे जुड़े, ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है। और न ही मेरा इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं किसी का पर्सनल निंदा कर रहा हूं। तो बात मुद्दे पे आते हैं। आज का लाइव जो मैंने किया वो लाइव चल नहीं पाया, इसलिए आपको यूट्यूब पे भी इसे डाल रहा हूं। तो दोस्तों, बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्ज मुक्ति के नाम पर कर्जदारों का शोषण और उत्पीड़न करने के लिए उनको एक प्रोडक्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं और जिससे वो अपने पॉकेट को गर्म कर रहे हैं और कर्जदारों को एक सब्जबाग दिखाया जा रहा है कि आपके पिटीशन, आपका मुकदमा हम सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे। इस षड्यंत्र में मुख्यतः दो लोग हैं, 2 से 3 लोग, लेकिन मैं किसी का नाम यहां पे उजागर नहीं करूंगा। जिनके साथ में उनकी मीटिंग हुई है वो स्वयं इस बात को समझने का प्रयास करें। उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी एलएमएल मार्केट का जो चेन मार्केटिंग होती है उस ग्रुप का लीडर हुआ करता था और अच्छा खासा लोगों के साथ में ठगी मार के माल कमाया। लेकिन कहते हैं जैसा जो धन आता है वैसे ही वो धन लग जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहा। अंततोगत्वा वो ऑटो रिक्शा चलाने पे मजबूर हो गया, जो आजकल बिजली वाली बाइक आती है, रिक्शा आता है, ई रिक्शा जिसे कहते हैं। उसके बाद उसके खैर इसकी कुंडली में फिर कभी खोलूंगा, लेकिन आपको मुख्य बात पे आते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। आपको बता दूं कि जो आपको ये सब्जबाग दिखाया जा रहा है कि आपके केस को इतने रुपए लेकर के मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट से आपको जीत हासिल दिलाऊंगा, यह कोरी की कोरी सिर्फ आपको कल्पना है। यानी आपको सिर्फ एक ख्वाब दिखाया जा रहा है और आपको ये लूटने का एक षड्यंत्र मात्र है। क्यों कह रहा हूं, इसको आप समझने के लिए आप जरा सा मैं ब्रीफली समझा रहा हूं। ये बात तो सत्य है कि आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट सरफेसी एक्ट के तहत नहीं जा सकते। आपके कुछ सिद्धांत हैं, कुछ आपके अधिकार हैं जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उस सिद्धांत और उस आपके अधिकारों के तहत जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उसके लिए आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा। यानी आपको सबसे पहले निचली अदालत से होते हुए हाई कोर्ट को क्रॉस करते हुए फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अब बात करते हैं आपके कर्ज के मसले को लेकर के। कर्ज के मसले पर दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया है कि आप सरफेसी एक्ट के तहत डीआरटी और डीआरएटी जा सकते हैं और किसी कोर्ट को सुनने का अधिकार नहीं दिया है। जब आप डीआरटी से डीआरएटी से नहीं सेटिस्फाइड होते हैं तब आपके पास रास्ता खुलता है हाई कोर्ट का। कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट हाई कोर्ट में चले जाते हैं और हाई कोर्ट उनको गाइडलाइन दे करके डीआरटी भेज देता है या पिटीशन विड्रॉ करवा देता है कि आप इसे कीजिए नहीं तो मैं डिसमिस करूंगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आप सरफेसी एक्ट के अगेंस्ट या आप अपने मौलिक अधिकारों को लेकर के सेक्शन 32 में आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे तो ये एक अपवाद और अतिशयोक्त दोनों है, क्योंकि इसके पहले की जो प्रक्रियाएं हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। जब तक उन प्रक्रियाओं को आप पूरी नहीं कर पाएंगे तब तक आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तीसरी चीज ये कि आप
ध्यान रखें, जैसे ही आपको 13(2) 13(4) का नोटिस आ जाता है, उसके बाद आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू हो जाता है और इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सरफेसी एक्ट को ब्रेक करने के लिए आपको 13(2) का जवाब 13(3)(a) आपको देना अनिवार्य है। अगर आप 13(3)(a) का अनिवार्य नोटिस देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं सरफेसी एक्ट को, फिर आपके पास कुछ रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन यहां पे आपको कुछ चीजों का मैं विशेष बताना चाहूंगा। जैसे आपको ये बताया जाता है कि आप बैंक जो है कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, तो ये कोरी कोरी बकवास है। आप अगर उसको सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि बहुत सारी बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब मान लो कर्जदार के हक में हाई कोर्ट या जो है बड़ी जीत हासिल हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट कर्जदार के अगेंस्ट बैंक जाता ही जाता है। और कुछ जगह पे ऐसे भी हैं, जैसे मिरिंडा केमिकल्स हैं और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस केसेस हैं, केनरा बैंक के केसेस हैं। कितनी बैंकों का केसेस बताऊं कि जिसमें बैंक जो है स्वयं जो है गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी जो जजमेंट आई है उस जजमेंट को लगा करके बैंक वाले आपके अगेंस्ट केस भी करते हैं। डीएम के पास भी कई बार वो दे देते हैं। जब आप जैसे कोई रिप्लाई वगैरह देते हो तो उसमें वो सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का हवाला देते हैं, रेफरेंस देते हैं, और हाई कोर्ट में भी देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये बकवास बातें करके सिर्फ और सिर्फ आपसे धन उगाही किया जा रहा है। अब बात करते हैं जो हाल से सुप्रीम कोर्ट में लगाने की बात हो रही है कि आप मुझे 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, 50,000 दीजिए, मैं आपके केसों को सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस आपका 10, 20, 50,000 में कभी नहीं लगेगा। सामूहिक केस जिसे पीआईएल कहते हैं या जनहित याचिका कहते हैं, जनहित याचिका के तहत अगर आपका केस लगता भी है, 99% तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये इनके पास लगाने का हथियार ही नहीं है। ये जो ये स्कैम गैंग काम कर रहा है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें हैं। चिकनी चुपड़ी बातों में आपको अच्छे से ये मैनेज कर लेते हैं और आपके माइंड को ब्रेन वॉश कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेन वॉश ही इनकी ट्रेनिंग होती है और ये अच्छे से आपको ब्रेन वॉश कर देते हैं। चिकनी चुपड़ी बातों में आप इनसे समझ जाते हैं कि मैं अब इस लोन रिकवरी के और बैंकों का तो मैं मास्टर बन गया। तो ऐसा कतई मत समझें, ये भूल आपकी है। क्योंकि लगभग 2 से 2.5 साल हमें हो गया देखते। कभी ये एमपी हाई कोर्ट में इनकी पीआईएल लग रही थी, कभी इनकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीआईएल लग रही थी, कभी चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पीआईएल लग रही थी, कभी छत्तीसगढ़ में पीआईएल लग रही थी, कभी उत्तराखंड में पीआईएल लग रही थी। इस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट में पीआईएल लग रही थी। आज तक इन्होंने पीआईएल सिर्फ कहा ही कहा है, लेकिन कहीं पीआईएल नहीं लगी है। हमारे एक साथी हैं रोहतक से, उन्होंने ये कहा था कि अगर 2 करोड़ रुपए भी पीआईएल की फीस होगी तो मैं अकेला दे दूंगा, लेकिन आप पीआईएल लगाइए। तो उस समय ये गणेश जी, जिसे घनश्याम वर्मा कहते हैं, और डॉक्टर ठगानंद जी, ये एकदम से बैक मार गए कि हाँ ऐसे नहीं लगता है, हमारे पास 1 लाख की संख्या बल होगी तब हम लगाएंगे। उस टाइम ये बैक मार गए थे। लेकिन खैर चलो छोड़िए इस बातों को। लेकिन आज तक इनका कहीं पीआईएल नहीं लगा। अब बात करते हैं कि इस पीआईएल से आपको क्या बेनिफिट होता है। मान लीजिए आपने 10, 20, 50,000 रुपए इनको कंट्रीब्यूशन में दे भी दिया, जिससे आपका पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल रिलीफ कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब इस पीआईएल का फैसला आएगा तो वो पूरे हिंदुस्तान में पूरी आम जनता के लिए होता है। पूरी आम जनता को जो मिलना होगा वो रिलीफ इन कोर्ट के तरफ से मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में अगर पीआईएल लगी। लेकिन उस पीआईएल को लगाने के लिए कुछ नॉर्म्स हाई कोर्ट से भी फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप पीआईएल बनाएं, आप ले जाकर के लगा दें। एक एसएलपी लगती है, वो लगती है जब आपका कोई विशेष जो है आपका अधिकारों का हनन हुआ हो,
ये सारी चीजें, लेकिन आप किस अधिकार से जाएंगे? पहले आप उसका ग्राउंड तो बनेगा। और जब आपका मौलिक अधिकारों का हनन तभी होगा जब आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी और आप एकदम से उजड़ जाएंगे, तब आपके पास वो रास्ता होता है कि आप अपने उस अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा ले। पहले आप डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट जाएं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है और न आप जा सकते हैं। इस बात को आजकल तो आपके जेब में मोबाइल है, आपके दुनिया भर के प्लेटफॉर्म हैं, सर्चिंग इंजन है, आप उस पर सर्च भी कर सकते हैं कि क्या यह चीज संभव है या असंभव है, या जाएं अगर इस चीज संभव है तो किस तरीके से संभव हो सकता है, ये भी आप समझ सकते हैं आप उस सर्चिंग इंजन से। अब आपको बात करते हैं कि एक पीआईएल के नाम पर एक पिटीशन इन लोगों ने मुंबई में लगाया हुआ है। और 6 महीने पहले की बात मैं बता रहा हूं कि इन दिनों तो हमारी कोई बात नहीं हुई उस टीम से, लेकिन 6 महीने पहले जब हमारी बात हुई थी तो उस टीम का मुख्य बंदा मुझे ये बताया कि सर जो हमारी पीआईएल लगी है उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब वो पीआईएल की डेट आती है तो उसके 15 दिन पहले हमें फोन किया जाता है कि आप पैसे का कलेक्शन कर लीजिए, हमारी टीम आ रही है, हम आ रहे हैं, इस डेट को आएंगे, और आएंगे तो अच्छे होटल में ठहरेंगे, ठहरने के बाद आगे जाकर के एप्लीकेशन वगैरह देके डेट लेकर के चले जाते हैं। खैर कितना दिन, मान लो कि पीआईएल का कुछ निर्धारित समय होता है, उसके बाद उसको वो करना ही पड़ता है, उसको एक तरफ करना होता है, चाहे उसके हक में फैसला आए या डिस्पोज किया जाए, डिसमिस किया जाए, कुछ न कुछ तो होता है। वो किया गया या नहीं किया गया इसकी मुझे नहीं जानकारी है। हमने भी एक पीआईएल लगाई थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस हुआ था, लेकिन बाद में हमें उसे कोर्ट के कहने के अनुसार हाई कोर्ट से हमें उसके विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट तौर से उससे बैक मारने का बताया और ये लगा कि अगर मैं इसको उठाऊंगा नहीं तो डिसमिस कर देगा तो हम मुड़ के नहीं जा पाएंगे, हम और मजबूती के साथ जाएंगे। लेकिन जाएंगे हम जरूर, पक्का जाएंगे, लेकिन अभी उसमें कुछ बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम मेंशन करेंगे। हमारा काम चल रहा है। खैर इस पे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हम पीआईएल लगाने जा रहे हैं, आप हमारा सहयोग दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपसे इस तरीके से गुमराह करके कोई आपसे पैसे की ठगी मार रहा है तो आप उससे सावधान रहें, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, आप अपने दिमाग से सोचें, कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो उनके सामने रखिए कि भाई आपने अब तक कितने लोगों का मामला सुप्रीम कोर्ट में लगाया है। आया सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, आप हाई कोर्ट में कितने का मामला लगाया है। आप हाई कोर्ट भी छोड़ दीजिए, आप कोई सेशन कोर्ट जी या सीजीएम कोर्ट में कहीं लगाया हो, कॉमर्शियल कोर्ट या कंज्यूमर कोर्ट में कहीं कोई पिटीशन लगाई है और क्या लोगों को रिलीफ दिलाया है, तो उसका कोई प्रमाण दिखा दीजिए या उसका पिटीशन दिखा दीजिए या कोई ऑर्डर की कॉपी दिखा दीजिए। तो ये सारी चीजें आप उनसे पूछ सकते हैं, हो सकता है आपको दिखाएं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कम से कम नहीं कुछ तो हमारे पास ऐसे 10 से 15 लोग आ चुके जिनके साथ में ये चीट फ्रॉड हो चुका है। कौन बंदा किया है, क्या किया है, इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके पास आने वाला व्यक्ति ही चीट किया है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने जिसकी चर्चा की वो किया है, लेकिन ऐसे कई सारे लोग काम कर रहे हैं। तो आप इन लोगों से, यानी ठगा बिगी की दुकान चलाने वाले लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें और आप अपने आप को सतर्क और थोड़ा सा सावचेत रखें। और जो भी आपको इस तरीके से बातें करे तो कम से कम उनसे आप ये 2-3 सवाल तो पूछ सकते हैं कि सर आपने अब तक कहाँ कहाँ पिटीशन लगाई है और कितने लोगों को आपने रिलीफ दिलाया है। आपने जो ये काम किया है देश हित के लिए, जनहित के लिए बहुत अच्छा काम है और मैं आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ, लेकिन आप मुझे कम से कम कोई प्रमाण तो दिखाएं। इस तरीके से अगर आप बात करेंगे तो आपके सामने सच्चाई 100% आएगी, क्योंकि अगर वो काम किए होंगे तो आपको दिखाएंगे। अन्यथा आपके पास बुला के बैठा के इस तरीके से ब्रेन वॉश करवाना है तो आप करवाते जाइए, आपके पास कुछ नहीं बचना, न आपका केस लगना, न आपका जो है संपत्ति बचनी, क्योंकि आपके पास जो लड़ने के लिए आपके पास धन होगा वो आप उधर लुटा के बैठे रहोगे। अगर आपके पास सही तरीके से मैनेज नहीं होता है तो आप
सस्ते के लालच में या ये सोचे कि हम भीड़ की लालच में, भेड़ चाल में चल के आप बच जाओगे, तो ऐसे कतई संभव नहीं है। आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आपको स्वयं को वकील बनना पड़ेगा। आप, सिंपल सी बात है, आप कुछ मत करें, आप अगर अपने मुकदमे में, अपने केस में थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। वो सावधानी मैं आपको बता रहा हूं। आपका जब कहीं से कोई रास्ता ना दिखे तो आप अपने केस के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना शुरू कीजिए और उनकी बारीकियों को पकड़िए कि बैंक ने आपके साथ कहां कहां गलत किया। उन गलतियों के कागज पे लिखते जाइए और उन गलतियों को लिखने के बाद आप किसी अच्छे वकील से संपर्क कीजिए, क्योंकि आपको अगर कानून की जानकारी नहीं है तो आप एक वकील कर सकते हैं और उस वकील से आप पूरा डिस्कस करके अपने केस को स्वयं फाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से गुमराह होकर के किसी के कहने पे आप जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। हमारा काम है आपको सावधान करना। हाँ, ये सही चीज है कि अगर आप सही प्रॉपर तरीके से केस करते हैं और अच्छे अधिवक्ताओं को रखते हैं वो जो कि आपके केस को पुट अप करे और पूरा ग्राउंड बेस वगैरह सब बना करके अच्छे से अगर आपके केस फाइट करेगा, तो नॉर्मल से आप बात मान के चलिए यार कि 1.5 लाख रुपए वकील फीस चार्ज कर लेते हैं एक क्लाइंट से। तो और अगर जितना वो वकील आपसे फीस लेते हैं तो वकीलों का भी प्रयास होता है कि कम से कम जितनी आप फीस दे रहे हो उसका डबल तो वो आपको बेनिफिट दे, तो आपको उतना बेनिफिट भी मिल जाता है, आपका टाइम भी मिल जाता है, आपका टाइम के साथ में आपको रिलीफ भी मिलते रहता है। तो प्रॉपर तरीके से चलने से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। ये आप कतई मत समझे कि राजू मिश्रा ने आपको समझा दिया, आपके दिमाग में 70% बातें आ गई, 80% बातें आ गई, आप मास्टर हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम कोई चीज आपको बताते हैं या कोई अदर व्यक्ति आपको कोई चीज बताता है तो उस टाइम आपका दिमाग वहां पे जरूर रहता है कि आप उस चीज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अगर उसको आप धरातल पे करने का प्रयास करेंगे तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस चीज के प्रोफेशनल नहीं। इसलिए आपको कोई काम करने के लिए प्रोफेशनल बनना बहुत जरूरी होता है, लेकिन प्रोफेशनल के साथ साथ में आपको सावधानी भी रखनी पड़ेगी और सावधानी के साथ साथ आपको अपने लिए सोचना भी पड़ेगा कि आप कहीं ठगी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं, आप कहीं इस तरीके से फंस तो नहीं रहे हैं, स्कैम के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं। तो ऐसे इन सारी चीजों से आपको बचने के लिए सिंपल सी बात है कि आप क्वेश्चन मार्क लगाएं। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो भेड़ चाल में आपको चलने से कोई फायदा नहीं है। आप सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात आपके साथ हो जाएगी। इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप इस भ्रम में कतई न रहें कि आपका मुकदमा सीधा सुप्रीम कोर्ट में लगेगा। दूसरी चीज आपको बताएं कि आप जब सरफेसी एक्ट लग जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार आप डीआरटी, डीआरएटी होते हुए आप हाई कोर्ट जा सकते। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों को और किया है जिसके तहत आपके पास रास्ते बने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बताया कि सरफेसी एक्ट की कार्रवाई आप लगने के बाद आप किसी भी जुडिशन को सुनने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसमें कुछ इंक्लोज ऐसे दिए हैं जिससे आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, कॉमर्शियल कोर्ट में भी जा सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो आपको उन सारी चीजों को आपको रीड करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस स्थिति से निकल पाएंगे। मैंने देखा कि लोगों ने कर्जदारों को एक टूल किट बना रखा है और टूल किट दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरा अपने बटुए को गर्म करने के नाम पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि कर्जदार दुखी आदमी है और इसको जहां बुलाएंगे वहां आ जाएगा और जब चाहेंगे जितना पैसा दे देगा। तो ऐसा नहीं, कोई भी व्यक्ति आप लूट का शिकार ना बने, आप पैसे दें तो काम करवाएं। ये नहीं कि आपने पैसे दे दिए, दो कागज आपके पास आ गए आप भूल जाओ, ऐसी बात नहीं होती। आप अपने काम को करवाएं और प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से करवाएं ताकि आपको रिलीफ मिले, आपकी संपत्ति बचे। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप अगर हमारी टीम से जुड़ना चाहें
तो 94 684 77 951 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। जय हिंद, वंदे मातरम।